नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो लगातार एबीपी गंगा का ई कॉन्क्लेव जारी है, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के संकट काल में क्या सबसे बड़ी चुनौती रही और कैसे सबसे बड़े संकल्प को पूरा किया गया। लगातार सेशन वाइज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के संकट काल में क्या कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी कमी महसूस की गई और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं। तीसरी लहर के लिए हम कितने तैयार हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। वायरस पर विजय का वार प्लान तैयार है, यानी किस तरीके से तैयार है। शासन प्रशासन के तमाम दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि संक्रमण के खिलाफ सरकार का सुरक्षा कवच दरअसल है क्या। और देखिए, अब खास मेहमान एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर आर.के. धीमान, निदेशक एसजीपीजीआई। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर आर.के. धीमान जी एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि दूसरी लहर ने हर तरफ त्राहिमाम बचाया। कितनी बड़ी चुनौती रही आप सभी के लिए इस दूसरी लहर से निपटना, क्योंकि अब केसेस उत्तर प्रदेश में कम हो रहे हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने रही है, जिस समय जो ये चुनौती बिल्कुल पीक पे थी, नंबर ऑफ़ द पेशेंट जो थे बहुत ज़्यादा थे हमारे पास में। तो उसी के हिसाब से जो है दिशा निर्देश जैसे हमें सरकार ने दिए, तो हम लोगों ने काफ़ी बेड बढ़ाए हैं। अगर आप देखें तो जितने भी अस्पताल थे लखनऊ में, चाहे वो संजय गांधी पीजीआई हो और या केजीएमयू हो, आरएमएल हो, तो उसमें सभी जगह बेड बढ़ाए गए थे। केजीएमयू में तो अगर आप देखें तो पूरा हॉस्पिटल ही जो है कोरोना में कन्वर्ट कर दिया गया था। वहाँ लगभग 900 या 1000 बेड थे और हम लोगों ने जो बेड बढ़ाए थे वो हमने बढ़ाए थे, हमारे यहाँ 326 बेड थे। हमारे यहाँ खासियत ये थी कि इन 326 में से 278 बेड जो थे हमारे आईसीयू और एचडीयू वाले ही बेड थे। ये ही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि संजय गांधी पीजीआई जो है ये सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है हमारे प्रदेश का। और जितने भी सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सिक केसेस होते हैं, चैलेंजेस वाले केसेस होते हैं, वो पीजीआई में ही आते थे। तो हम लोगों ने इसी वजह से 278 जो हैं आईसीयू बेड बनाना और एचडीयू बनाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और एक समय तो ये था कि हमारे पास ये बेड भी कम पड़ रहे थे, तो लेकिन हमने किसी तरह से फिर दूसरा आरसीएच खोला, राजधानी कोविड हॉस्पिटल 2। उसमें अलग से 72 बेड्स की व्यवस्था की गई। और जो ये 2 महीने का समय रहा, जो बहुत ही चैलेंजिंग समय था, वो हमने उसको पूरा किया। तो हमने सिकेस्ट पेशेंट जो थे वो आईसीयू में भर्ती करके और हमने वेंटिलेटर बेड बढ़ा के उस चुनौती को पूर्ण किया। यानी इस तरीके से ये एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी, और दूसरा ये था जी, आप बात पूरी कीजिए प्रोफेसर धीमान जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बेड हमने बढ़ाए, तो उसी के अनुसार से फिर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करना था। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि हमने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी तैयारी करनी थी कि वो सारे के सारे जो भी वेंटिलेटर बेड हैं, तो वहाँ पे इंटेंसिविस्ट हैं, यानी कि जो एनेस्थीसिया देखते हैं, जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन देखते हैं, जो पल्मोनरी मेडिसिन देखते हैं, ये सभी डॉक्टर हम लोगों ने उनमें तैनाती करी, जिससे कि बेस्ट ऑफ द केयर जो है हमारे मरीजों को मिल सके। और इसके साथ साथ में कुछ हमारे ऐसे विभाग थे, जैसे कि कार्डियोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है। वहाँ पे भी हमारे पास में इन जनरल में वेंटिलेटर बेड होते हैं, तो इन डॉक्टर्स को भी हमने स्पेशल ट्रेनिंग दे के वेंटिलेटर बेड वाले जो थे वहाँ पर इनको तैनात किया गया था। तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक हमारे सामने चुनौती थी, और जिसको हमने भरपूर बढ़िया ढंग से निभाया और बेस्ट ऑफ द केयर जो पॉसिबल हो सकती थी हमारे जो सिकेस्ट पेशेंट थे हमने उनको दिया। और जो हमने ये भी देखा कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमने प्रोटोकॉल डेविएशन नहीं होने दिया बिल्कुल भी। चाहे कि पूरी हमारी 100% जिस समय ऑक्यूपेंसी थी, तो लेकिन हमने जिसको जो तरह की सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो इलाज मिलना चाहिए था, वो हमने उनको दिया।
और इसीलिए प्रोफेसर आर के दीवान जी अभी इस स्टेज पर उत्तर प्रदेश आ गया है कि अभी जो रेट है संक्रमण का वो कम हो गया है, रिकवरी रेट बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं अब राहत की खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। इस बीच एक और जो नई चुनौती अब उत्तर प्रदेश के सामने है या पूरे देश के सामने है वो है तीसरी लहर। ब्लैक फंगस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि दूसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारी थी ये हमने जाना। तीसरी लहर से निपटने के लिए अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से यूपी को तैयार किया गया है। अस्पतालों की अगर मैं बात कर लूं तो किस तरीके की वहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि ये बच्चों पर भारी है ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, आपका ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, एक और चुनौती जो थी हमारी सेकंड लहर में वो थी ऑक्सीजन की थी, और जिसका बहुत खूबी से जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पूर्ण किया था। अब आपके सामने मैं आता हूँ थर्ड लहर के लिए कि थर्ड लहर आना क्या आवश्यक है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने, और आंसर है कि ये थर्ड वेव आके रहेगी, इट इज़ इनवाइटेबल, आनी है ये। और ये कब आएगी, तो अगर हम देखें पूरे का फर्स्ट वेव के बाद में जैसे सेकंड आई है, और बीच में जब इस समय अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड वेव जो है कम होने लगी है जी। और जो पीक पे जो था हमारा 30 अप्रैल को था, उसके बाद में संक्रमण धीरे धीरे कम होता रहा, और इस समय अगर आप देखें संक्रमण 1-2% के आसपास ही रह गया, बहुत ही कम हो गया है। और उसके बाद में अब थर्ड वेव आएगी वो 3-4 महीने के बाद, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी आ सकती है। और ये आएगी क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो अभी तक जो हमारी पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन थी, वो संक्रमण हुआ है उसमें, और यही वो पॉपुलेशन है जिसमें हमने वैक्सीनेशन ड्राइव किया। 18 साल से ऊपर वाले लोगों को हमने, जितने भी हैं सबको वैक्सीनेशन किया, एक बहुत ही स्टैगर्ड मैनर में, ग्रेडेड मैनर में किया। पहले हमने 60 साल से ऊपर वाले लिए, फिर हमने 45 साल के ऊपर लिए, अब हमने 18 साल के ऊपर लिए। अगर आप देखें जो बच्चे पैदा होते हैं और 18 साल तक, उनको अभी तक हमने वैक्सीनेशन नहीं दिया। ये ही वो पॉपुलेशन है जो अधिक समय तक अपने घर में ही रही है, और यहाँ तक कि स्कूल भी बंद रहे हैं तो स्कूल में भी उनका एक्सपोजर जो है इन्फेक्शन से नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 1 महीने से लेके 18 साल की ये वो पॉपुलेशन है, ना तो ये वैक्सीन हुआ है और ना ही ये एक्सपोज हुए हैं, यानी कि इसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। इम्यूनिटी सिर्फ 2 तरीक़ों से डेवलप हो सकती है, या तो प्राकृतिक आपको इन्फेक्शन हो, नेचुरल इन्फेक्शन हो, या वैक्सीन हो, और ये दोनों के दोनों हैं, इसमें नहीं हुई है। तो ये मोस्ट ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। आपने मेरे से पूछा कि बच्चों में आएगी, यही रीज़न है कि बच्चों में संक्रमण थर्ड वेव में अडल्ट के मुकाबले ज़्यादा होगा जी। हमको लगता है कि 40% जो भी केसेस आएंगे लगभग वो बच्चों वाले होंगे, 18 साल से कम वाले होंगे। अगर हम देखें पहली वेव में और सेकंड वेव में ये संख्या जो है लगभग 12% है। तो थर्ड वेव का आना भी तय है, और बच्चों का ज़्यादा प्रभावित होना या उनको इन्फेक्शन होना या संक्रमण होना, ये भी लगभग ज़्यादा निश्चित ही लगता है। अब हम की तैयारी की क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में यही है कि हम कितने तैयार हैं इसके लिए। हमने इस थर्ड वेव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं जी। काफ़ी समय हो चुका है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों के प्रोटोकॉल बन चुके हैं इसके लिए, और हम लोगों की जो है हॉस्पिटल मैपिंग यानी कि बेड मैपिंग भी हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हॉस्पिटल में जो हैं पीडियाट्रिक्स के बेड, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 100 बेड्स हैं तो उसमें से आधे बेड जो होंगे हमारे आईसीयू के होंगे। बच्चों वाली आईसीयू को हम पीडियाट्रिक आईसीयू यानी कि पीकू कहते हैं। तो यानी कि 50% पीकू होंगे और 50% जो है आइसोलेशन के बेड होंगे, और हर ज़िले में होंगे। और इसकी जो मैं आप बताऊं कि हमारे संजय गांधी पीजीआई में तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने भी 100 बेड इसमें तैयार किए हैं, जिसमें आधे बेड जो होंगे पीकू के ही होंगे। अब हमारा जो जोर चल रहा है वो ये चल रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग, और यहाँ के जितने भी हमारे पीडियाट्रिशियन हैं यानी कि बच्चों के जो डॉक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिससे कि हम आईसीयू में इन बच्चों को उपचार कर सकें।
इसके साथ साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम वो वेंटिलेटर इसमें लगा रहे हैं जिससे कि हम बच्चों का भी इलाज कर सकते हैं, और उसके साथ में बाकी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी एसेसरीज़ होती हैं, जैसे कि मास्क है वो बच्चों वाला हो उस समय, तो ये सारी तैयारियां जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है या कैपेसिटी बिल्डिंग है वो चल रही हैं, और आने वाले मैं कहूँगा 2-3 हफ्ते में वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। यानी तीसरी लहर के लिए जिसमें बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, जैसा कि आपने बताया, आपने वजह भी यहाँ पर क्लियर की प्रोफेसर धीमान जी, कि किस तरीके से बच्चों पर ये जो तीसरी लहर है वो भारी पड़ सकती है और उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चित संक्रमण सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश में, आवाज मिल पा रही है आपको प्रोफेसर धीमान जी? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो चलिए धीमान जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं ये हम आपको बता देते हैं। एबीपी गंगा के ई कॉन्क्लेव में बताया है कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बेड बढ़ाए गए।